डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे यूके नोवेल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चूंडदाह की धमकी। जैसे ही विद्युत का रास्ता दानव कबीले के दरिंदे चूंडदाह ने रोका, सभी के माथे पर परेशानी नजर आने लगी। अब आगे वहीं दूसरी ओर रखवाला टोली के बुजुर्ग हेमराज के शरीर से निकलती खतरनाक शक्तियां देख का बुजुर्ग निषाद ने परेशानी के चलते चूंडदाह से शक्तियों की मदद से गंभीर आवाज में कहा, चूंडदाह, पागल मत बनो और भूलो मत प्राचीन दानव कबीले का मकसद किया है और हम किस लिए मुकाबले में शामिल हुए। अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो दिव्य नागवंशी कबीला, बर्फीले सांपों के कबीले, भेड़िया कबीला और मेडिकल सेंटर के सभी बुजुर्ग को मौका मिल जाएगा प्राचीन दानव कबीले पर उंगली उठाने का। थोड़ा इंतजार करो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हें इस लड़के को सबक सिखाने का मौका अपने आप मिल जाएगा। बस एक बार ये टॉप 10 में पहुंच जाए, उसके बाद तुम इससे जैसे चाहे वैसे बदला ले सकते बहा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बुजुर्ग निषाद ने हल्की परेशानी के साथ थोड़ी दूरी पर खड़े 4 नश्वर सम्राट को देखते हुए गंभीर आवाज में अपने सामने खड़े सफेद कोट और काले कोट पहने 2 जवान लड़कों में से एक काले कोट पहने दानव कबीले के चूंडराज से कहा। बुजुर्ग निषाद की बात सुनकर चूंडदाह की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने सामने खड़े मेघराज की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, आगे के दोनों इम्तिहान या अश्व चलेगा, फिर कोई चाल। आखिर कौन थी दोनों खूबसूरत लड़कियां? मुकाबले के बाद विद्युत तीसरे इम्तिहान की सीमा में जैसे ही पहुंचा, आसपास पहले के मुकाबले के लिए पहले के मुकाबले आधे भी लोग नहीं बचे थे। सभी नजरों को अपनी ओर होते देख विद्युत को बड़ा ही अजीब लग रहा था। विद्युत महसूस कर रहा था कि हर कोई उससे देखते ही कुछ कदम दूर हो रहा था, जिसके चलते विद्युत को बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। इसलिए विद्युत ने अपने बगल में खड़े मुस्कुराते हुए गारा और उसके साथ खड़े सायरन और दुर्गेश से गंभीर आवाज में कहा, गारा भाई, एक बात बताए, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये सब मुझे इस तरह जलन और नाराजगी से क्यों देख रहे हैं? क्या इस मुकाबले में प्राचीन दानव काबिले से जुड़े लोग ज्यादा हैं? ऐसा कहते हुए विद्युत यानी मेघराज ने आसपास की नजरों को नजरअंदाज करते हुए कहा। विद्युत की बात सुनकर गारा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त मेघराज, ये तो होना ही था। तुमने शहशान को खत्म करके साफ साफ जाहिर कर दिया कि तुम यहां मौजूद की नश्वर से भी ज्यादा खतरनाक हो। ऐसे में ये ऐसा होना तो वाजिफ है। साथ ही तुम्हारी भयानक आत्मीय शक्ति से तो मुझे भी खौफ महसूस हो रहा है। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारा मेडिक सेंटर के बाकी 2 इम्तिहान को आसानी से पार कर सकते हो। ऐसा कहते हुए गारा ने काले आसमान की ओर देखते कहा, आज बस कुछ ही लम्हे बाद तीसरा इम्तिहान की शुरुआत होगी। ये इम्तिहान बेहद मुश्किल होता है, दोस्त मेघराज यानी विद्युत। ऐसा कहते हुए गारा के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, जिसे देखकर विद्युत यानी मेघराज ने गंभीर आवाज में गारा से कहा, क्या हुआ गारा भाई, तुम इतना परेशान क्यों? अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकते हो। विद्युत की बात सुनकर गारा ने गंभीर आवाज में कहा, ऐसा नहीं है। दरअसल तीसरा इम्तिहान में मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरे साथ दुर्गेश और सायरन पार कर पाएंगे। गारा की बात सुनकर विद्युत एक पल हैरान हो गया। हालांकि विद्युत जानता था कि शाह शान जैसा कोई अगर मुकाबले में गारा और बाकी दोनों के सामने आया तो उनका जितना नामुमकिन है, लेकिन एक विद्युत ये भी जानता था कि मुकाबले में आसपास मौजूद योद्धाओं में कुछ ही योद्धा थे जिनकी शक्तियां नश्वर रैंक या उसके करीब थीं, वरना ज्यादातर अब भी महाशक्ति रैंक पर ही थे और कुछ तो महाशक्ति रैंक पर। ऐसा कहते हुए विद्युत ने गारा से गंभीर आवाज कहा, गारा भाई,
आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आत्मीय शक्ति से महसूस कर सकता, यहां मौजूद आधे से ज्यादा योद्धा आपके जितने ही ताकतवर है। ऐसे में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ही आराम से उन्हें हरा सकते हैं, और वैसे भी किसी मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ शक्तियां ही काफी नहीं हो सकती। असल में विद्युत ने इस बात को साबित नहीं कर रहा था, लेकिन विद्युत की बात पर गारा कुछ कहता कि तभी सामने खड़े बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, दूसरे इम्तिहान को पार करने की बधाई, और आप सभी से मुकाबला करने वाले योद्धा का चुनाव पहले की तरह ही होगा। किस्मत का फैसला, आप सभी ने अपने स्तंभ पर अपने बैज रख दिए हैं। इस पहले कि आप त्रियम इम्तिहान के लिए जाते हैं, मैं आपको इस इम्तिहान की जानकारी दे देता हूं। ये इम्तिहान सिर्फ आपके मुकाबले से ही जितना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी आत्मीय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस इम्तिहान में आपको आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, और वीणा कुछ दिखे आपको इस पहाड़ी को चढ़ना और घने धुंध में तिलिस्मी जानवर से बचकर आगे बढ़ना आसान नहीं होने वाला। इसलिए आपको दिए गए बैज के साथ एक शक्ति स्टोन दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसकी जान खतरे में, तो वो उस शक्ति स्टोन को तोड़ सकता है। 100 से भी ज्यादा सीनियर योद्धा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, जो आपकी मदद करने आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए एक भारी आवाज में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसके साथ ही विद्युत की नजर एक बुढ़े बुजुर्ग पर पड़ी, जिसे देखकर विद्युत हैरान हो गया, क्योंकि इस बार बुजुर्ग हेमराज और केमिस्ट बुजुर्ग भामा बहा मौजूद नहीं थे। इसलिए विद्युत हैरान था। वही दूसरी ओर बड़े दरवाजे के सामने खड़े बुजुर्ग के चेहरे पर गुरूर था, जिसके साथ उस बुजुर्ग ने गुरूर के साथ कहा, ममे हूं केमिस्ट बुजुर्ग ईप्सा बही। दूसरी ओर सामने खड़े जवान पीढ़ी के योद्धाओं के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि वहां मौजूद बहुत से लोग जानते थे कि बुजुर्ग ईप्सा कितने गुस्से वाले थे। वही दूसरी ओर सभी के चेहरे गंभीर होते देखकर बुजुर्ग ईप्सा ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने कहा था कि इस बार कुछ खास और काबिल जवान पीढ़ी के योद्धा आए हैं, लेकिन इन सभी को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये इस त्रियम इम्तिहान को पार भी कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए सामने खड़े पीले कोट पहने बुजुर्ग ने गुरूर भरी आवाज में कहा, अब सभी अपने अपने हासिल किए बैज को अपने पास मौजूद स्तंभ पर रख सकते हो। वही दूसरी ओर बुजुर्ग ईप्सा की बात सुनकर विद्युत भी गारा और बाकी के साथ स्तंभों की ओर जाने लगा। वही दूसरी ओर पहले की तरह सभी बारी बारी अपने शक्ति स्तंभों की रोशनी के बुझते ही को हासिल कर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सभी को यकीन था कि इस बार भी विद्युत रैंक 1 पर आने वाला था, जिस कारण सब उसे जलन भरी नजर से देखने लगे। लेकिन जैसे ही सबसे आखिरी स्तंभ पर मौजूद जलती रोशनी को बुजुर्ग ईप्सा ने देखा, तो वो हैरान हो गए और गंभीर नजरों से सफेद कपड़े पहने जवान लड़के को देखते हुए बोले, इसकी उम्र तो 17 साल से भी कम है। एक 17 साल का महाशक्ति, और इसकी शक्तियां तो 8वें पड़ाव तक पहुंच चुकी हैं। कहीं केमिस्ट बुजुर्ग इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? ये लड़का तो सच में काबिल है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग ईप्सा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के में तुम्हारा नाम जान सकता हूं। वही दूसरी ओर जैसे ही उस आवाज को बाकी जवान पीढ़ी के योद्धाओं के साथ दानव कबीले के आशवा ने सुनी, तो उसका चेहरा जलन से लाल हो गया, क्योंकि दूसरी रैंक मिलने के बावजूद उस पर तो उस बुजुर्ग का ध्यान ही नहीं गया। वही दूसरी ओर बुजुर्ग ईप्सा ही नहीं, बल्कि आस पास मौजूद हर जवान योद्धा की नजर मेघराज पर थी, जिसे देखकर अश्वा के चेहरे पर नाराजगी बढ़ती जा रही थी कि तभी उसके बगल में एक मीठी आवाज सुनाई दी, बताओ तो दी बेचारा दानव दल आज किस हालत में पहुंच गया है। 2 मुकाबले में दूसरे नंबर पर है, क्यों ना हम इससे वो रैंक भी छीन लें। तीसरे मुकाबले में इसे तीसरा रैंक दिलाकर कर। ऐसा कहते हुए उस आवाज में एक मजाकिया हंसी थी, जिसे सुनकर अश्वा ने पलटकर नाराजगी से देखा कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनी लड़की पर पड़ी, जो करीब 19 साल की ओर जवान थी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर अश्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, नायरा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। जानती हो ना, मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है।
ऐसा कहते हुए अश्वा की नजर नायरा के काली खूबसूरत ड्रेस पर थी जो उसके गोरे शरीर को ढक रहा था। लेकिन तभी अश्वा ने अपनी नजर हटाते हुए कहा, मायारा, तुम भी यहां हो। ऐसा कहते हुए अश्वा ने हल्की परेशानी के साथ कहा। वही दूसरी ओर अश्वा की हिचकिचाहट को देख मायारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अश्वा, अपनी गंदी नजरें मेरी बहन पर डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे भाई भी मुझसे तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भले ही वो 5वें पड़ाव का नश्वर है, लेकिन मेरी शक्तियां भले ही 5वें पड़ाव पर नहीं हैं, लेकिन वो भी मुझसे मुकाबले में जीत नहीं सकता। असल में मायरा और नायरा की मिलीजुली शक्तियों के साथ वो आसानी से दानव कबीले के दरिंदे चून डडाट से मुलाबल कर लेती थी। इसलिए अश्वा जानता था कि दोनों बहनें कितनी खतरनाक थीं, जिसके चलते अश्वा ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, मायारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस नायरा को समझा रहा था कि प्राचीन लाइकेन कबीला और प्राचीन दानव कबीले के कितने गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि मजाक उड़ाना चाहिए। ऐसा कहते हुए अश्वा ने मन ही मन नाराजगी से कहा, तेरी जुबान को तो भाई चूंडा ही ठीक करेगा। फिलहाल मुझे लोगों का मुंह बंद करना होगा। त्रियम इम्तिहान के साथ बाद में इस मेघराज की ऐसी हालत करूंगा कि हर कोई भूल जाएगा कि तीनों मुकाबले में मेघराज सिर्फ अपनी किस्मत के चलते ही जीता है। ऐसा कहते हुए अश्वा वहां एक पल नहीं रुका और परछाई में बदलकर गायब हो गया। वही दूसरी ओर अश्वा को ऐसे मुंह छुपाकर भागते मायारा ने अपने सामने मौजूद मेघराज की ओर देखते हुए कहा, नायरा, तुम्हें नहीं लगता कि इस मेघराज की शक्तियां बड़ी जानी पहचानी हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले देखा और ये शक्तियां मैं पहले भी महसूस कर चुकी हूं। वही दूसरी ओर अपनी बहन मायारा की बात सुनकर नायरा ने मुस्कुराते हुए एक नजर चेहरे को ढके मेघराज को देखते हुए कहा, दी, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इस मेघराज को मन ही मन पसंद कर रही हो? वही दूसरी ओर अपनी बहन नायरा की मुस्कुराहट देख मायारा ने उसे नाराजगी से कहा, तुम्हें कुछ और आता जवान लड़कों को अपना दीवाना बनाने के सिवा। ये लड़का मुझसे छोटा है नायरा। इसकी उम्र देखकर कोई भी कह सकता है ये 17 साल से भी छोटा है और मैं इससे 5 साल बड़ी हूं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मायारा ने इतना कहा था कि तभी उसके बगल से एक सफेद कपड़े पहनी लड़की गुजरी, जिसके शरीर से के भयानक शक्ति मायारा को महसूस हुई, जिसे देखकर मायारा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये लड़की, इसकी शक्तियां तो दानव कबीले से मिलती जुलती है, लेकिन इसके सीने पर उस दल के बैज का निशान नहीं है। वही दूसरी ओर मायारा ने इतना कहा था कि तभी नायरा मायारा के हाथ को पकड़ते वहां से लेकर जाते हुए कहा, चलो यहां से अपना अगला बैज हासिल कर मुकाबले में आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हुए नायरा मायारा का हाथ पकड़कर लेके जाने लगी। वही दूसरी ओर मायारा नायरा की बातें सुन चुकी सफेद कोट पहने मिस नाज ने गंभीर आवाज में कहा, ये दोनों लड़कियां, क्या तुम इन्हें जानते हो? ऐसा कहते हुए नाज के चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, जिसे महसूस कर उसके साथ आगे बढ़ते भीमा ने गंभीर आवाज में कहा, नाज, ये दोनों प्राचीन लोमड़ी कबीले से है, जिनका एक टोली का नाम लाइकन टोली है, जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, और उसकी लीडर ये दोनों बहनें हेयर। इनका काबिला भी एक दैत्य कबीला ही है, लेकिन ये लोग जहरीली घाटी में बड़े रहस्यमयी ढंग से रहते हैं, और आज तक जिसने भी इनके कबीले में जाने की हिम्मत की है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसलिए तुम्हें इन पर ध्यान देना मुश्किल खड़ी कर सकता, क्योंकि पूरी जहरीली घाटी में सिर्फ ये दोनों बहनें जिनकी मिली जुली शक्तियों को चुंड खुद भी हरा नहीं पाता। इसलिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। वही दूसरी ओर केमिस्ट बुजुर्ग इप्सा की गंभीर आवाज सुनकर विद्युत ने सभी नजरें नजरअंदाज करते हुए कहा, बुजुर्ग इप्सा, मेरा नाम विद्युत है। विद्युत नाम सुनकर बुजुर्ग इप्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। देखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा एक कदम बढ़ाते हुए विद्युत के सामने आ गए। बुजुर्ग इप्सा की रफ्तार देखकर विद्युत की आंखें हैरानी से खुली रह गईं, जिसे देखकर बुजुर्ग इप्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, मेघराज, शायद तुम केमिस्ट बुजुर्ग भामा को तो जानते होगे। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा ने अपनी बात शक्तियों से दबाकर विद्युत की ओर भेजते आगे कहा, देखो लड़के, मेघराज,
वैसे तो मैं किसी की मदद नहीं करता, लेकिन केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने मुझे कहा है तुम्हारी शक्तियां बहुत हद तक कम हो गई हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं जो सिर्फ प्राचीन 7 कबीलों के मेंबर को पता। इन चारों इम्तिहान में एक खुद खास खजाने मौजूद है जो तुम्हारे गंभीर जख्मों को कुछ वक्त के लिए भर सकते हैं अगर तुम चाहो। आखिर क्यों मदद कर रहे बुजुर्ग इप्सा? क्या मेडिकल सेंटर की इसमें कोई साजिश है? आखिर क्यों मदद करना चाहते हैं केमिस्ट बुजुर्ग? भामा विद्युत की। जैसे ही बुजुर्ग इप्सा ने विद्युत से उसके शरीर के गंभीर जख्मों के बारे में जिक्र किया तो विद्युत के माथे पर हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि उसके अंदरूनी जख्मों के बारे में सिर्फ और खूनी कबीला के लीडर और कुछ बुजुर्गों के अलावा विद्युत खुद और पूर्वज आग्नेय ही जानते थे। लेकिन सामने खड़े बुजुर्ग ईप्सा की बूढ़ी निहागों को खुद को घूरते देख मेघराज यानी विद्युत को थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी ओर मेघराज के चेहरे की हैरानी और परेशानी देख सामने खड़े बुजुर्ग इप्सा ने एक नजर अपने आसपास खड़े घूरते जवान पीढ़ी के बाकी योद्धाओं की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम सभी अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए त्रियम इम्तिहान के बैज मिलने के बावजूद यही रुके हुए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे दिए वक्त को कम कर बा देता हूं। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा के चेहरे के भाव नाराजगी भरे थे, जिसे देख विद्युत के आसपास खड़े जवान पीढ़ी के योद्धा जो जलन भरी नजरों से विद्युत को घूर रहे थे, हड़बड़ाकर विद्युत से अपनी नजरें हटाकर तेज रफ्तार से त्रियम इम्तिहान के लिए खुले द्वार के भीतर जाने लगे, जो एक इम्तिहान के साथ साथ मेडिकल सेंटर जाने का रास्ता भी था। वहीं दूसरी ओर विद्युत के साथ खड़े गारा सायरन और दुर्गेश भी समझ गए थे कि सामने खड़े केमिस्ट बुजुर्ग इप्सा का इशारा उनकी ओर भी था, जिसके चलते तीनों हिचकिचाहते हुए अपने पास ही विद्युत यानी मेघराज की ओर देखने लगे, जिन्हें देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में गारा और बाकी दोनों को देखते हुए कहा, गारा भाई, आप तीनों अंदर जाओ, मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूं। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर भी लाचारी थी, क्योंकि वो मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग के सामने ये नहीं बोल सकता था कि वो उनकी मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विद्युत यानी मेघराज के चेहरे पर मजबूरी के भाव देखकर गारा ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है मेघराज यानी विद्युत, तुम त्रियम इम्तिहान भी आसानी से पार कर लोगे। ऐसा कहते हुए गारा ने अपने दोनों भाइयों के साथ परछाई में बदलकर त्रियम इम्तिहान के धुंधले दरवाजे के अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर में जब सभी लोग इम्तिहान के लिए चले गए तो बुजुर्ग इप्सा ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें सामने खड़े विद्युत यानी मेघराज की ओर करते हुए कहा, देखो लड़के, विद्युत यानी मेघराज, वैसे तो मुझे तुम्हारी मदद करना बाकी योद्धाओं के साथ नाइंसाफी है, लेकिन केमिस्ट बुजुर्ग भामा का औदा मेडिकल सेंटर में बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें ये नक्शा देने को कहा। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा ने अपने हाथ की हथेली को आगे किया, जिसके साथ ही उनके हाथ में एक पुराना कागज नजर आने लगा, जिसे देखकर विद्युत ने तुरंत आगे हाथ नहीं बढ़ाया और गंभीर आवाज में बुजुर्ग इप्सा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन बुजुर्ग इप्सा, इस तरह यहां मौजूद बाकी योद्धाओं के साथ न इंसाफी होगी। असल में विद्युत को अपनी अंदरूनी जख्मों का इलाज करना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्युत किसी पर भी भरोसा कर ले। वहीं दूसरी ओर विद्युत को यूं चुपचाप खड़े देख बुजुर्ग इप्सा ने मन ही मन कहा, ये लड़का कितना घमंडी है। अगर बुजुर्ग केमिस्ट और मेघराज ने मुझे ऐसा करने और इसका ख्याल रखने को नहीं कहा होता तो अब तक मैं इसको इस मुकाबले से बाहर कर चुका था। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग इप्सा की नाराजगी बढ़ते देख विद्युत यानी मेघराज ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस पुराने नक्शे को अपने पास रख लिया। वहीं दूसरी ओर विद्युत को नक्शा रखते देख बुजुर्ग इप्सा ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि लड़के मेघराज यानी विद्युत, एक बात का ध्यान रखना, भले ही मैं मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग के मामले कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नियम साफ है और मैं मुकाबले के नियम से छेड़छाड़ नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही वक्त है जितना बाकियों के पास है। और मैं पहले ही बता दूं कि त्रियम मुकाबले को पार करने और उस नक्शे में छुपी खास चीज को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास उतना ही वक्त है।
इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा विद्युत के देखते ही देखते परछाई में बदलकर गायब हो गए। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग इप्सा के दिए नक्शे की नजर देखते हुए विद्युत ने उसे अपनी आंखूंठी में रख लिया और अपनी नजरें तीसरे मुकाबले में जाने वाले रास्ते की ओर करते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे मुकाबले पर ध्यान देना होगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला, जिसके साथ ही उसकी आंखों में बिजली की चमक नजर आई और अगले ही पल एक लाइटनिंग के साथ ही विद्युत त्रियम इम्तिहाना वाले द्वार के अंदर चला गया। लेकिन हैरानी की बात थी, विद्युत जैसे ही उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, आस पास गहरा कोहरा नजर आने लगा, जिसके कारण विद्युत को अपनी आंखों से 10 कदम की दूरी पर भी दिखना बंद हो गया। विद्युत हैरान था कि उसके चारों ओर एक गहरे काले रंग का कोहरा था, जिसके आर पार देखना नामुमकिन था। यहां तक कि विद्युत को अपने पैर भी साफ साफ नहीं दिख रहे थे। साथ ही विद्युत को अपने आस पास अनगिनत शक्तियां महसूस हो रही थीं, जिसके साथ विद्युत ने अपनी शक्तियों से खुद को ढक लिया। लेकिन हैरान की बात थी, जैसे ही विद्युत ने अपने आसपास की शक्तियों पर गौर किया तो उसके माथे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उसके आसपास मौजूद शक्ति कवच बड़ी तेजी से कमजोर पड्डीएच रहा था कि तभी विद्युत के कानों में एक हंसने की आवाज सुनाई दी। मायरा दी, आपने तो कहा था कि ये लड़का मेघराज तो काफी काबिल है, लेकिन इसने भी बाकी बेवकूफ की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने आप को ढकने के लिए किया है। लेकिन इस बेवकूफ मेघराज को इतना भी नहीं पता कि त्रियम मुकाबले में बैज नहीं, बल्कि दिए हुए नक्शे में से 4 में से एक जड़ी बूटी हासिल करनी होती है। इसलिए कोई इस पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक इसके पास कोई जड़ी बूटी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर उस हंसने की आवाज को नजरअंदाज करते हुए विद्युत ने अपनी शक्तियों को वापस लेते हुए पलटकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत पतले होठ, माथे पर एक काला निशान और उसके गोरे चेहरे और काली खूबसूरत ड्रेस पर लहराते काले बाल के साथ एक लड़की अपनी पतली कमर को मटकाते हुए आगे आई, जिसे देख विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? ऐसा कहते हुए विद्युत ने महसूस कर लिया था कि उसके सामने खड़ी लड़की एक तीसरे पड़ाव की नश्वर थी, जिसे देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, यकीन नहीं होता कि ये लड़की एक तीसरे पड़ाव की नश्वर है। जिसे देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, और लोग मुझे काबिल कहते हैं। देखा जाए तो इस वक्त त्रियम मुकाबले में मौजूद हर किसी के पास खास शक्तियां और हर कोई किसी न किसी ताकतवर कबीले से थे। इसलिए विद्युत बिना बात के किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर विद्युत को खुद से सवाल करते देख उस खूबसूरत काली लिबास वाली लड़की ने अपने बालों पर उंगली फेरते हुए कहा, देखो, इतना गुरूर दिखाने की जरूरत नहीं है। और इससे आगे वो खूबसूरत लड़की कुछ कहती कि तभी उसकी नजर आगे अपनी शक्तियों के कवच के बिना जाते विद्युत यानी मेघराज पर पड़ी, जिसे देखकर काले लिबास वाली लड़की के चारों ओर सफेद शक्तियां नजर आने लगीं और उसके चेहरे के बाल और भी ज्यादा शाइन करने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की को कोई नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन इससे पहले काले लिबास वाली लड़की की शक्तियां बाहर आती कि तभी उसके कंधे पर एक खूबसूरत हाथ आया और उसके साथ एक मीठी और गंभीर आवाज सुनाई दी, नायारा, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चलो किसी और को ढूंढते हैं, क्योंकि अकेले इस इम्तिहान को पार करना मुश्किल है। यह फैसला उसका है कि वो अकेला जाए या किसी की मदद ले। इसमें हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नायरा ऐसा कहते हुए एक लाल होंठ वाली खूबसूरत ड्रेस पहनी लड़की आगे आई, जिसके चेहरे पर लाल मास्क था और उसमें से उसके लाल होंठ खूबसूरत लग रहे थे। उसकी आंखें बड़ी ही अजीब थीं, जिसने एक नीला निशान था। साथ उसके आगे आते ही आसपास का कोहरा कम होने लगा, जिसे सभी लोग जलन भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में बस वो लाल ड्रेस पहनी लड़की मायरा थी, जिसके आसपास काली धुंध नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मायरा और नायरा से दूर विद्युत ने तुरंत अपनी आत्मीय शक्तियों से अपनी आंखों को ढकते हुए आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उससे विद्युत की मदद तो मिली,
लेकिन फिर भी विद्युत ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। तभी विद्युत ने एक पल सोचते हुए मन ही मन कहा, मुझे सबसे पहले गारा सायरन और दुर्गेश को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो तीनों खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस इलाके से कभी बाहर निकल पाएंगे। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपने आसपास के इलाके में अपनी आत्मीय शक्तियों को फैला दिया, जिसके साथ ही आसपास के 500 मीटर का दायरे में विद्युत हर छोटी बड़ी शक्ति को महसूस कर पा रहा था। लेकिन विद्युत को आसपास गारा सायरन और दुर्गेश की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं। लेकिन तभी अचानक विद्युत को एक शक्तियों के धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ ही विद्युत ने तुरंत मन ही मन कहा, ये शक्तियां ये तो बड़ी ही जानी पहचानी है, लेकिन मैं इस काली धुंध की वजह से इस शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन विद्युत ने देर न करते हुए तेज रफ्तार में उस धमाके की शक्ति को महसूस करते हुए उस बढ़ना शुरू किया, जिधर से शक्तियों की लहर उठ रही थी। कुछ देर यूं ही आगे बढ़ते ही विद्युत के माथे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी और वो हड़बड़ाते हुए रुक गया। तभी विद्युत ने तुरंत अपने शक्तियों के पंख बाहर निकाले कर आसमान में उड़ गया और अचानक कई परछाई तेजी से उसकी जगह पर आकर रुकी, जो अगले ही पल तेज रफ्तार में गायब हो गई। लेकिन तभी विद्युत को एक और धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ ही विद्युत का ध्यान उस परछाई से हट शक्तियों की लहर पर गया, जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। जैसी देखकर विद्युत ने तुरंत अपने शरीर को शक्तियों से ढकते हुए आगे बढ़ने लगा और एक बड़े पत्थर के पीछे से सामने चलते मुकाबले को देख रहा था, जहां एक खूबसूरत नीली ड्रेस पहनी एक लड़की लगातार अपनी शक्तियों से अपनी ओर आते अजीब गरीब परछाई पर हमला कर रही थी, जिसे देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में उस लड़के के चेहरे को देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मल्लिका यहां, लेकिन ये इसका दल तो स्टोन सिटी में, ये यहां क्या कर रही है? विद्युत ने इतना कहा था कि तभी उसके अंदर पूर्वज आग्नेय की आवाज उसके मन में सुनाई दी। लड़के, विद्युत, क्या तुम इस लड़की को भी जानते हो? ऐसा कहते हुए पूर्वज आग्नेय की आवाज में हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे महसूस कर विद्युत ने नजरअंदाज करते हुए उन ओर परछाई पर गौर करते हुए कहा, यह परछाई आखिर है क्या चीज? इनकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है? कहीं ये कोई प्राचीन तिलिस्मी जानवर तो नहीं? ऐसा कहते हुए विद्युत की आवाज धीमी थी। साथ उसने अपनी शक्तियों को अपनी सात्मीय शक्ति से ढकते हुए कहा, मुझे इसकी मदद करनी होगी। जहरीली घाटी में महाशक्ति दाना ने मुझ पर कई एहसान किए थे, मैं इस बात को भूल नहीं सकता हूं। ऐसा कहते हुए विद्युत आगे बढ़ा ही था कि तभी पूर्वज अग्नय ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, क्या तुम सच में उस लड़की की मदद करने की सोच रहे हो? देखो, वो लड़की एक 9वें पड़ाव की महाशक्ति है और वो वहां मुसीबत में नहीं, बल्कि वो इन तिलिस्मी शतपदी से डार्क डेंडलाइन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। डार्क डेंडलाइन इन शतपदी तिलिस्मी जानवर का खाना होता है। लड़के, क्या तुम्हें अपने आसपास का काला कोहरा नजर आ रहा है? ये अक्सर सबसे अधिक बही होता है जहां सबसे अधिक शतपदी होते हैं। सच में ये लड़की बहुत बहादुर है, वरना किसी शतपदी के नीड से डार्क डेंडलाइन जैसी जड़ी बूटी हासिल करना आसान नहीं है। फिलहाल तो यहां सिर्फ शक्ति रैंक के शतपदी है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं बहुत से ताकतवर शतपदी इसी ओर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वज आग्नेय को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देख विद्युत ने हैरानी के साथ कहा, पूर्वज, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग ने आपकी शक्तियां महसूस कर लीं तो आपके साथ में भी इस मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर विद्युत के चेहरे की परेशानी देख पूर्वज आग्नेय ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो लड़के, ये काला कोहरा बड़ी हो कमाल की चीज है। पूरे माल्यागिरी पर्वत पर बस एक यही जगह है जहां पर मैं अपनी शक्तियां इस्तेमाल भी करूं तो कोई मेरी शक्तियों को महसूस नहीं कर पाएगा। फिलहाल तो तुम्हारी दोस्त मुश्किल में, अगर इसने अब भी हार नहीं मानी तो शायद तुम नहीं जानते कि ये लड़की मल्लिका कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं महसूस कर चुका हूं कि 4 नश्वर तिलिस्मी शतपदी तेज रफ्तार में इसी ओर आ रहे हैं। अगर वो यहां पहुंच गए तो ये लड़की चाहकर बच नहीं पाएगी। ऐसा कहते हुए पूर्वज अग्नय ने अपनी नजरें सामने की ओर की, वही दूसरी ओर। अब विद्युत को भी 4 तिलिस्मी नश्वर शतपदी की शक्तियां महसूस होने लगीं।
वही दूसरी ओर, लेकिन तभी विद्युत ने अपने हाथी की सील बनाते हुए कहा, पूर्वज आग्नेय, क्या आप जानते कि डार्क डेडलाइन जड़ी बूटी आती किस काम है? विद्युत की बात सुनकर कर पूर्वज अग्नय ने गंभीर आवाज में कहा, डार्क डेडलाइन से इंसानों को कोई फायदा नहीं होता, सिवाय एक कि ये जड़ी बूटी कुछ वक्त के लिए इस काले कोहरे की शक्तियों को दबा देती और इसके इस्तेमाल के बाद तुम आसानी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जड़ी बूटी जहां भी होती, तिलिस्मी शतपदी उस जगह पर अपना नीड़ बना लेते हैं, जिसकी रक्षा खुद एक नश्वर तिलिस्मी शतपदी करता है। तो क्या विद्युत करेगा मालिका की मदद या फिर मुश्किल में पड़ेगी मालिका की जान? जैसे ही विद्युत ने पूर्वज आग्नेय की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर चालकी भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देख पूर्वज आग्नेय ने मुस्कुराते हुए विद्युत की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। मैंने कहा कि ये काला कोहरा मेरी शक्तियों का छुपाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शक्तियों को खुलेआम इस्तेमाल कर सकता हूं। लड़के केमिस्ट बुजुर्ग इप्सा की आत्मीय शक्ति भले ही आत्मा जनन पर है, लेकिन वो बहुत शातिर है। अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो केमिस्ट बुजुर्ग इप्सा आसानी से जान जाएगा कि इस जगह पर एक नश्वर सम्राट भी मौजूद है। देखो लड़के, विद्युत, फिलहाल तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए पूर्वज आंगन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर विद्युत ने हामी में गर्दन हिलाते हुए अपनी नजरें मलिका की ओर की, जो लगातार अपनी ओर बढ़ रहे एक के बाद तिलिस्मी शतपदी पर अपनी शक्तियों से बने पत्थर के स्टोन से हमला कर उन्हें पीछे कर रही थी। ये तिलिस्मी शतपदी तो आते ही जा रहे हैं और मैं महसूस कर सकती हूं कि और भी कुछ ताकतवर शतपदी इसी ओर आ रहे हैं, जिनकी शक्तियां मुझसे ज्यादा है। ऐसा कहते हुए मालिका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती और हमला करते शतपदी तिलिस्मी जानवर के हमलों से बच रही थी। वही दूसरी ओर 100 फुट लंबे पतले पतले 10 पंजों वाले शतपदी तेज रफ्तार में लगातार हमला कर रहे थे। उनके लगातार बढ़ते हमलों के कारण मल्लिका तिलिस्मी शतपदी से घिरे उस जड़ी बूटी को हासिल नहीं कर पा रही थी, जिससे एक गाढ़ा तरल टपक रहा था, जिसमें एक बेहद मीठी खुशबू आ रही थी, और उससे निकलती शक्तियों को वो मल्लिका महसूस कर पा रहा थी, जिसके चलते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक आसमान में एक नीली परछाई नजर आई, जिसकी खतरनाक शक्तियों को महसूस कर मल्लिका ने परेशानी के साथ अपनी नजरें आसमान की ओर की, जहां एक 40 फुट बड़ा नीला गंगमूल शक्ति ड्रैगन था, जिसकी शक्तियां महसूस कर मल्लिका की भौहें सिकुड़ गईं। और तभी उस नीले ड्रैगन ने अपने बड़े मुंह को खोलते अपने मुंह से बर्फीली शक्तियों की लहर छोड़ी, जो तेजी मल्लिका और बढ़ते शतपदी तिलिस्मी जानवर से टकराई और उनके शरीर पलक झपकते ही बर्फीले पुतलों में बदल गए। उस भयानक स्पिरिचुअल ड्रैगन को देख मल्लिका ने नाराजगी के चलते कहा, ये तो वही लड़का जो पिछले 2 मुकाबलों से रैंक 1 हासिल कर रहा। इससे पहले कि ये डार्क डेडलाइन जड़ी बूटी को हासिल करे, मुझे उसे हासिल करना होगा। ऐसा कहते हुए मल्लिका ने अपनी नजरें सभी बर्फ से पुतले बने शक्ति रैंक और उससे कम तिलिस्मी शतपदी की ओर देखते हुए कहा, मुझे सबसे पहले उस जड़ी बूटी को हासिल करना होगा। लेकिन इससे पहले मालिका अपनी जगह से हिलती भी कि तभी उसकी नजर डार्क डेडलाइन जड़ी बूटी को पकड़े सफेद कपड़े पहने लड़के को देखकर नाराजगी से कहा, यह जड़ी बूटी मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते। ऐसा कहते हुए मल्लिका के चेहरे पर नाराजगी थी, जिसे देखकर विद्युत यानी मेघराज अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। लेकिन मालिका सामने खड़े लड़के चुप देखकर नाराजगी से बोली, मेघराज नाम है तुम्हारा, ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूं, चुपचाप वो जड़ी बूटी मुझे दे दो। ऐसा कहते हुए मालिका ने अपने हाथों से सील बनाई, जिसके साथ उसके हाथों से शक्तियां बाहर आते हुए अजीब ओ गरीब स्पिरिचुअल बीस्ट में बदल गई, जिसके बालों की जगह कुछ अजीब सांप निकल रहे थे और उस स्पिरिचुअल बीस्ट की आंखें सफेद थीं। उस बीस्ट को देख पूर्वज आग्नेय ने गंभीर आवाज में विद्युत यानी मेघराज के मन ने कहा, लड़के थोड़ा संभल कर, ये मेडोना आई स्पिरिचुअल बीस्ट है,
यकीन नहीं होता कि इस लड़की के पास ऐसी खतरनाक तकनीक थी। पूर्वज आग्नेय की आवाज सुनकर विद्युत ने अपने हाथ में पकड़े डार्क डैंडलाइन जड़ी बूटी को एक बक्से में रखकर कहा, देखो, फिलहाल हमें इस जगह से निकलना होगा। ये तिलिस्मी शतपदी का नीड डैच है और कुछ देर में बहुत से शतपदी इस जगह पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले यहां से निकलना होगा। विद्युत की बात सुनकर मालिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं तुम्हें यहां से आगे जभी जाने दूंगी जब तुम मुझे डार्क डैंडलाइन जड़ी बूटी सौंप दोगे। ऐसा कहते हुए मल्लिका ने अपने हाथों से सील बनानी शुरू की, जिसके साथ ही विद्युत की आंखों में परेशानी नजर आने लगी और उसने नाराजगी से मन ही मन कहा, इस लड़की का गुरूर तो सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये तो सच में मुझ पर हमला कर देगी। इस कहते हुए विद्युत यानी मेघराज की नजर मल्लिका के पीछे खड़े 40 फुट बड़ी स्पिरिचुअल बीस्ट पर थी, जिसकी आंखें बंद थीं, और उसकी शक्ति महसूस कर विद्युत यानी मेघराज को अपने चेहरे पर हल्की परेशानी महसूस होती, क्योंकि विद्युत ने अपनी आत्मीय शक्ति से महसूस कर लिया था कि मालिका अपनी सील तैयार कर रहा गई, जिसके चलते विद्युत यानी मेघराज ने आसपास मौजूद शक्तियों को महसूस करते हुए मन ही मन कहा, अगर मैंने इसे अपनी असली पहचान बताई तो यहां छुपे बहुत से लोग जान जाएंगे मैं कौन हूं, और अगर ये बात प्राचीन दानव कबीले को पता चली कि मैं ही वो लड़का जिसने उसकी गार्डियन और हेल टोली के मेंबर और लीडर को खत्म किया है, तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसा मन ही मन एक बार और सोचते हुए मेघराज यानी विद्युत ने फिर से मल्लिका को समझाने की कोशिश करने वाला था कि तभी उसकी नजर बर्फीली शक्तियों से जमे शतपदी की ओर गई, जिनके ऊपर छड़ी बर्फीली शक्तियां पिघल रही थीं, जिसे देखकर विद्युत यानी मेघराज ने मन ही मन कहा, यहां पर यह काला कोहरा इतना घना है कि मेरी शक्तियां भी कमजोर पड़ी डीडीएच रही हैं। ऐसा कहते हुए विद्युत ने तुरंत अपने हाथों की सील बनाने लगा। वहीं दूसरी ओर सामने खड़ी मल्लिका ने जब विद्युत को सील बनाते देख तो उसके माथे पर नाराजगी नजर आने लगी और उसने तुरंत बेरहमी भरी आवाज में अपने मुंह से कहा, मेडेनो एरियल स्नेक टोर्नेडो। मल्लिका के इतना कहते ही अचानक उसके पीछे खड़ी 30 फुट का पत्थरीली स्पिरिचुअल बीस्ट ने अपनी आंखें खोली, जिसके साथ उसके सिर से 100 से भी अधिक 5 फुट के पत्थरीले स्नेक निकले, जो तेज रफ्तार में मेघराज यानी विद्युत की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर मेघराज यानी विद्युत ने अपने शरीर को गहरे भूरे रंग की शक्तियों से ढकते हुए अपनी सील तैयार करते हुए कहा, आसमानी विद्युत धमाका। और विद्युत यानी मेघराज के इतने कहते साथ ही असमान से तेज रफ्तार में मोटी बिजली आकर बर्फीली शक्तियों से जमे तिलिस्मी शतपदी से टकराई। ये हमला इतना तेज हुआ था कि खुद 9वें पड़ाव पर होकर भी मल्लिका को पता ही नहीं चला, जिसके साथ ही मालिका ने तुरंत अपने शरीर को शक्तियों से ढक लिया। असल में मालिका को लग रहा था कि मेघराज ने उस पर हमला किया है, लेकिन जैसे ही मालिका ने आसमान से आती मोटी भयानक बिजली के हमले को अपनी ओर न होते देखकर बर्फीली शक्तियों से घिरे शतपदी पर होते देखा तो एक पल के लिए हैरान हो गई। उसकी आंखों के सामने 20 से भी ज्यादा शतपदी के पुतले टूटकर बिखर गए, जिसे देखकर मल्लिका ने मन ही मन कहा, कहीं ये मेरी मदद करने तो नहीं आया था। इस ख्याल के आते ही मालिका ने तुरंत भारी आवाज में हड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी अपनी जगह से हटो, वरना तुम गंभीर तौर पर जख्मी हो जाओगे। ऐसा कहते हुए मल्लिका के माथे पर परेशानी थी। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी नजर रखता आश्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि नश्वर होने के कारण अश्व भी जानता था कि विद्युत यानी मेघराज की ओर बढ़ता हमला कितना खतरनाक था। लेकिन इससे पहले कि विद्युत अपनी जगह से हिलता भी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे देख मल्लिका के माथे पर परेशानी नजर आने लगी। जैसे ही विद्युत ने डार्क लाइटिंग थंडर के इस्तेमाल से अपने सामने मौजूद कम रैंक अनगिनत शतपदी को खत्म कर दिया, तभी उसकी नजर अपनी ओर आते 100 से अधिक पत्थरीले शक्तियों से बने स्नेक पर नजर पड़ी, जिनके नुकीले दांत किसी तलवार की तरह थे, जिसके चलते विद्युत कुछ करता कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक बाद एक शक्तियों से बने सांप विद्युत से टकराते रहे,
जिनके धमाके से आसपास मौजूद लोगों के बीच खड़ी मायरा और नायरा ने हैरानी के साथ सामने खड़ी लड़की को देखा, जिसके पीछे एक 30 फुट का भयानक स्पिरिचुअल बीस्ट खड़ा था और उस लड़की के माथे पर एक आंख का अजीब और गरीब निशान था, जिसे देखकर मायरा ने गंभीर होते हुए नायरा से कहा, नायरा, भूल कर भी इस लड़की से मुकाबले के दौरान रहम मत करना, ये लड़की बहुत खतरनाक है। ऐसा कहते हुए मायरा ने अपनी नजरें धमाके की जगह पर की, जहां पर उसे विद्युत की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं, जिसे देखकर मायरा की भौहें सिकुड़ गईं। वहीं दूसरी ओर मायरा की बात सुनकर नायरा एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ने उसे उस लड़की को देखकर ऐसा क्यों कहा था, जिसकी शक्तियां उसे बहुत कम थीं और वो एक नश्वर भी नहीं बनी थी। लेकिन फिर भी ने नायरा अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन एक चौथे पड़ाव की नश्वर थी और काबिलियत के मामले में उसके एक पड़ाव आगे, इसलिए उसने अपनी बहन की बात पर हामी में सिर हिला दिया, जिसके साथ वो गौर से उस जगह पर देखने लगी जहां कुछ देर पहले मेघराज मौजूद था, पर अब शक्तियों के अलावा कुछ नहीं। लेकिन तभी अचानक आसमान में घूमता नीले रंग गंग मूल शक्ति बीस्ट तेज रफ्तार में शक्तियों में बदलकर तेज रफ्तार में शक्तियों की धुंधलाहट की ओर जाने लगा और अगले ही पल एक शक्ति की लहर निकली, जिसके साथ ही धमाके की शक्तियां बिखर गईं, जिसके साथ सभी की नजरों के सामने एक धुंधली शक्तियों से घिरी परछाई नजर आई और उसमें से एक आवाज सुनाई दी, मालिका, तुम काफी ताकतवर हो गई, लेकिन अब भी तुम इतनी काबिल नहीं हुई कि तुम मुझे हरा सको। उस आवाज के साथ ही एक शक्ति की लहर निकली, जिसके साथ आसपास की धुंधलाहट एक पल में छट गई और सभी की नजरों के सामने एक शक्तियों से घिरा जवान लड्ढाका नजर आया, जिसके चारों ओर गहरे भूरे रंग की शक्तियों का मोटा कवच था। साथ उसके 3 रंगों वाले पंखों में से बिजली की तरंगें निकल रही थीं, जिसे देख थोड़ी दूरी पर शक्तियों से घिरा दानव कबीले का अश्वा की आंखों में नाराजगी नजर आने लगी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी मेघराज को कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते वो नाराजगी से वहां से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर अपने सामने मौजूद अनजान मेघराज के मुंह से अपना नाम सुनते देख मालिका एक पल के लिए हैरान हो गई। उसे ये तो समझ आ गया कि वो न इंसान उस पर हमला करने या उसकी ढूंढी जड्ढी बूटी हासिल करने नहीं आया था, और मालिका ने इतना सोचा था कि तभी उसके अपनी ओर शक्तियों से घिरा एक बक्सा नजर आया, जिसे मेघराज ने उसकी ओर भेजा था। वही उस बक्से आती खुशबू से मालिका समझ गई कि उस बक्से के अंदर डार्क डेलाइन थी, जिसे देखकर मालिका ने तुरंत अपनी शक्तियों को वापस अंदर लेते हुए मेघराज की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले मालिका कुछ कहती कि तभी अचानक वहां भयानक दहाड़ सुनाई दी और 400-500 फुट बड्ढे बीस्ट नजर आए। ये बीस्ट और कोई नहीं तिलिस्मी शतपदी नश्वर रैंक के जानवर थे, जिनकी नजर जैसे ही आसपास अपने नीड डीएच के पास सेकदहों मारे गए तिलिस्मी शतपदी जानवर पर पड्ढी, तो उनकी आंखों में बेरहमी नजर आने लगी, जिसके चलते वो बेरहम नजरों से अपने आसपास मौजूद इंसान योद्धाओं को देखने लगे। लेकिन उन्होंने सभी योद्धाओं पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो तिलिस्मी शतपदी जानते थे कि अगर वो ऐसा करते तो मेडिकल के ताकतवर बुजुर्ग उन कबीले को बेरहमी से खत्म कर देते। असल में तिलिस्मी शतपदी सिर्फ उन्हीं पर हमला कर सकते थे जो उनके कबीले से जड़ी बूटी हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसा करने पर मेडिकल सेंटर को योद्धाओं की काबिलियत का पता चलता था, जिसके हिसाब से वो फैसला करते थे कि कौन कितने काबिल है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मेघराज ने एक साथ 4 नश्वर रैंक के तिलिस्मी शतपदी की शक्तियों को महसूस किया, तो उसके माथे पर हल्की परेशानी नजर लगी। वहीं दूसरी ओर तिलिस्मी शतपदी जानवर को देखकर मालिका का गला भी सूख गया था, क्योंकि मालिका अपनी काबिलियत के चलते एक नश्वर शतपदी को आसानी से मुकबला कर हरा सकती थी। लेकिन उसके सामने 4 ताकतवर शतपदी थे, जिनकी शक्तियों को महसूस कर मालिका ने तुरंत अपने पास मौजूद जड्डी बूटी के बक्से को शक्तियों से छुपाते हुए ढक लिया। लेकिन इससे पहले मालिका ऐसा करती, तभी उसके कानों में नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी, लड्ढकी, मालिका,
तुझे क्या लगता कि तू 4-4 नश्वरक रैंक तिलिस्मी शतपदी को बेवकूफ बना सकती है? आज मैं तुझे यहां से जिंदा ही नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए उनमें से एक शतपदी आगे आते हुए इंसान में बदल गया, जो देखने बहुत बदसूरत था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। साथ ही उसके शरीर पर जानवर की ख्याल जैसे थी, जिसके साथ उसने अपनी भयानक नजरें आसपास मौजूद बाकी इंसानी योद्धाओं की ओर की। 4 नश्वर तिलिस्मी शतपदी को देखकर वहां मौजूद महाशक्ति रैंक के योद्धा पलक झपकते ही गायब हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि 4 नश्वर किसी नश्वर के लिए मुश्किल खड्डी कर सकते थे, इसलिए कोई भी अपने परेशानी नहीं खड्डी करना चाहता था। वही दूसरी ओर जैसे मालिका ने अपनी ओर 4 भयानक नश्वर शतपदी तिलिस्मी जानवर को देखते देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने अपने बगल में थोड़ी दूरी पर खड़े मेघराज यानी विद्युत की ओर देखते हुए कहा, ओह, अब समझ आया तुमने मुझे डार्क डैंडेलाइन जड्डी बूटी क्यों दी, क्योंकि तुमने पहले ही इन 4 नश्वर रैंक के तिलिस्मी जानवर की शक्तियों को महसूस कर लिया था। एक बार मैं यहां से बचकर निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे मेघराज। ऐसा कहते हुए मालिका के चेहरे पर नाराजगी थी और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वही दूसरी ओर मालिका की बात सुनकर विद्युत की भौहें सिकुड़ ढाक गई और उसने मन ही मन कहा, सच में इसे मैं ऐसा लगता हूं, जिसके चलते विद्युत ने नाराजगी से मालिका से कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपनी शक्तियों की मदद से अपनी बात छुपाते हुए कहा, मालिका, मैं विद्युत और तुम्हारी तरह मैं भी इस मुकाबले में शामिल हुआ हूं, बस मैं अपनी पहचान छुपा रखी है। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपने शरीर से गंगमूल तत्व शक्ति को बाहर निकालते हुए कहा। वही दूसरी ओर विद्युत नाम सुनते ही मालिका की नाराजगी एक पल में मुस्कुराहट में बदल गई और इससे पहले वो मेघराज के करीब पहुंचती कि तभी उसके 3 काली परछाई ने घेर लिया, जो तिलिस्मी शतपदी अपने लंबे शरीर और भयानक पंजों के चलते वो तेज रफ्तार में मालिक के चारों ओर किसी बवंडर की तरह घूम रहे थे, जिनके नुकीले शक्तियों के पंजे मालिका पर हमला कर रहे थे। वही दूसरी ओर अचानक हुए इस हमले के लिए मल्लिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके माथे पर परेशानी थी, जिसके साथ उसने अपनी शक्तियों से अपने चारों ओर घूमते बावंडर पर हमला किया। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी शक्तियों के हमले के बावजूद भी उसके चारों ओर घूमता बवंडर हीला तक नहीं। असल में ये शतपदी कान खजूरे की तरह थे, लेकिन शरीर 500 फुट बड़ा था और इनके शरीर से निकलते 100 पंजे की भाले से भी ज्यादा मजबूत थे। वही दूसरी ओर मल्लिका को अपनी शक्तियों से हमला करते देख इंसान बना शतपदी के चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने भारी आवाज में कहा, एक नश्वर रैंक के तिलिस्मी शतपदी पर तुम्हारी मामूली शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंसानी लड्डकी मालिका। जैसे ही इंसान बने तिलिस्मी शतपदी ने इतना कहा था कि तभी अचानक विद्युत ने अपने शरीर से ढेर सारी गंगमूल तत्व शक्तियों को निकालकर सामने घूमते तिलिस्मी शतपदी के गोलो गोल घूमने से बने बवंडर पर हमला, जिसके साथ ही अचानक विद्युत के हाथों से बर्फीले ठंडी शक्तियों की लहरें निकली, जिसके साथ ही आसपास का तापमान तेजी से कम हो गया, जिसे देखकर थोड़ी दूरी पर खद्दी मायरा नायरा ने हैरानी के साथ कहा, जल मूल तत्व शक्ति। इस लड़के ने एक मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया। ऐसा कहते हुए मायरा के चेहरे पर हैरानी थी और उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया कि इस लेडी DDH के शहशन को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया, क्योंकि इसके मूल तत्व शक्ति के स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल किया। वही दूसरी ओर जैसे गंग मूल तत्व शक्तियां मालिका के चेहरों ओर घूमते तिलिस्मी शतपदी से टकराई तो एक कड्डी ड्यचकाने की आवाज सुनाई दी और तेज रफ्तार में बवंदर की तरह घूमते शतपदी का शरीर पल भर में जम गया, जिसके साथ ही मल्लिका को बचने का मौका मिला गया और वो तेज रफ्तार में विद्युत के पास पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि मालिका विद्युत के करीब पहुंचती कि तभी विद्युत की नजर गंग मूल तत्व शक्तियों के जमे तीनों नश्वर शतपदी तिलिस्मी जानवर पर पड्डढ़ी जीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर अपने ऊपर जमी शक्तियों की बर्फ को पिघला शुरू कर दिया।
लेकिन विद्युत की पेरेशनी की वजह तीनों शतपदी पर हमला नाकाम होना नहीं था। विद्युत तो पहले ही जानता था कि उसका ये हमला ज्यादा देर तक नश्वर रैंक शतपदी जानवर को रोक पाएगा। असल में उसकी परेशानी की वजह थी तेजी से उनकी ओर बढ़ता चौथा इंसान के रूप में बदला शतपदी, जिसने तेज रफ्तार में मालिका पर अपनी पूंछ से हमला कर दिया था। जिसे देख विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, मालिका, यहां से निकलो। ये शतपदी सिर्फ तुम पर हमला करेंगे। अगर तुम यहां से निकल गई तो मैं भी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए विद्युत पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार में मालिक के पीछे से आते इंसानी शतपदी के शक्तियों के पंजे की ओर अपनी हथेली आगे करते हुए बोला। भस्मासील तकनीक और विद्युत ने इतना कहा था कि उसके हाथ से एक भयानक शक्ति निकलकर तिलिस्मी शतपदी के पंजे से टकराई, जिसके साथ ही एक हरे और नीले रंग की शक्तियों की लहरें निकली। ये शक्तियों की लहरें इतनी खतरनाक थीं कि जैसे ही आसपास की चट्टानों से टकराई वो चट्टानें टूटकर बिखर गईं। वहीं दूसरी ओर उस हमले के सबसे करीब होने कारण मालिका और विद्युत उड़ते हुए हवा में 20 से ज्यादा कदम पीछे हो गए। तभी मालिका ने नाराजगी से भद्दे तिलिस्मी शतपदी को घूरते हुए विद्युत से गंभीर आवाज में कहा, तुम ठीक तो हो विद्युत, मेरा मतलब। मेघराज। ऐसा कहते हुए मल्लिका के चेहरे हल्की शर्म थी, क्योंकि विद्युत यानी मेघराज शुरू से उसकी मदद कर रहा था और उसने तो उस ओर बेरहमी से हमला कर दिया था। वहीं दूसरी ओर मल्लिका की बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहा, उन बातों को भूल जाओ। अगर तुम्हें पता होता कि मेघराज में हूं तो शायद तुम मुझ पर हमला नहीं करती। मल्लिका, लेकिन फिलहाल हम बहुत बड़ी मुश्किल में ये शतपदी नश्वर रैंक के चौथे पड़ाव पर है और बाकी शतपदियों कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि बाकी तीनों शतपदी भी अपनी शक्तियों से खुद को आजाद करने में कामयाब हो गए और सभी नाराजगी से विद्युत की ओर देख रहे थे, जिनके भयानक लंबे शरीर पर हरे रंग शक्तियां मौजूद थे। उनके लंबे भयानक शरीर उस काले कोहरे में पूरी तरह दिखाई तक नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मालिका के चेहरे पर भी परेशानी थी, क्योंकि वो भी अपनी शक्तियों से एक नश्वर शतपदी को रोक सकती थी। तभी मालिका और विद्युत के कानों में सबे खड्डे खड्डे शतपदी की नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी, जो विद्युत की ओर ही देख रहा था। देखो लड्ढके, विद्युत, बेहतर होगा कि तुम इस लड्ढकी मालिका की मदद करने का फैसला छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। साथ तुम आसानी से इस मुकाबले को पार भी कर लोगे। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। इस लड्ढकी ने मेरे बहुत से साथियों को जख्मी और खत्म किया। अब मैं इसे इस जगह से कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए तिलिस्मी शतपदी की आंखों में बेरहमी थी और वो खूबसूरत मालिका को देख रहा था, जिसने शरीर रूपांतरण गोली खाकर अपना रूप बदल सकता था। वहीं दूसरी ओर मालिका भी इंसान में बदले शतपदी तिलिस्मी जानवर के इरादे समझ गई थी, जिसके चलते उसने विद्युत की ओर घूरते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा किया ना तो देख लेना, मैं यहां से बचकर निकलते ही तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। वहीं दूसरी ओर बगल में खद्दी मालिका की बात सुनकर पुरावज अगण्य ने हंसते हुए विद्युत के मन ही मन में कहा, लड्ढके, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। ऐसा कहते हुए पूर्वज अगण्य की आवाज में हल्की मजाकिया मुस्कुराहट थी, जिसे महसूस कर विद्युत गंभीर आवाज में कहा, देखिए पूर्वज अगण्य, क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे? असल में विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परेशानी से कैसे निकले, क्योंकि विद्युत उस तिलिस्मी शतपदी की बात नहीं मान सकता था, क्योंकि मालिका के दादा ने उसकी एक वक्त पर बहुत मदद की थी। लेकिन उसके सामने मौजूद शतपदी कोई मामूली शतपदी नहीं थे, जिनके शरीर से निकलती भयंकर शक्तियों ने आसपास के इलाके को घेर लिया था, जिसे देखकर विद्युत समझ गया था कि वो वहां से आसानी से निकल नहीं जा सकता था। तो कैसे निकलेगा विद्युत इस मुश्किल से? और क्या विद्युत धुंध पाएगा नाज को? क्या विद्युत हरा पाएगा 4 नश्वर शतपदी तिलिस्मी जानवर को? आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।